गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में कई चीज़ों को कवर किया है। तो आपने देखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंजप्शन, कंजप्शन के बाद यूटिलिटी, यूटिलिटी के बाद हमने कंजप्शन के इफेक्ट के बारे में बताया, डिफरेंट टाइप्स की वस्तुओं के बारे में बताया। अब ये जो नया यानी कि लेक्चर है ये रिलेट है उसी से, यानी कि जो हमने वस्तुओं को अभी पढ़ा उन वस्तुओं के संबंध में आगे जो रिलेट कर रहा है वो करेगा किस पर, यानी मांग क्या होती है। क्योंकि जब आप कंजप्शन करेंगे तो कंजप्शन इनकम पर डिपेंड करेगी और कंजप्शन करना होगा तो उससे आपको मांग करना होगा वस्तुओं की। अब मांग में और वस्तुओं की आवश्यकता में कुछ डिफरेंस होता है। मांग अलग चीज़ है, नीड अलग चीज़ है। तो आप पहले ये जानेंगे कि मांग किसे कहते हैं, मांग का नियम क्या होता है, मांग वक्र क्या है, मांग में विस्तार संकुचन क्या है और वृद्धि और ह्रास क्या है। तब फिर हम लोच की बात करेंगे। ठीक, तो आप रेडी रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मांग की, तो मांग का जो मीनिंग्स है वो क्या है। तो देखिए, मांग का मतलब होता है, हम ऐसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वो वस्तु की व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यानी मान लो कोई यक्स वस्तु है, इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपकी क्या है, इच्छा है। तो ये आपकी नीड्स है, आवश्यकता है, लेकिन ये डिमांड नहीं है। डिमांड कब बनेगी, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब कुछ ना कुछ भुगतान करता है, पेमेंट करता है। तो जैसे ही वो पेमेंट करता है उसकी जो इच्छा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मांग में। यही है वस्तु की मांग। तो जैसे मान लो हमने कहा हमारे पास पंखा होना चाहिए, इट्स माय डिजायर, ये मेरी इच्छा है, आवश्यकता है, लेकिन ये मांग नहीं है। मांग में कब कन्वर्ट होगी, जब हम पंखे को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही हमने पेमेंट किया दैट इज कॉल्ड अ डिमांड, वो कन्वर्ट हो गई इच्छा किसमें, मांग में। तो मांग का मतलब है कि जब आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उसके लिए जो भुगतान करते हैं, जैसे ही आप भुगतान करते हैं वो वस्तु की मांग कहलाती है। तो मांग को प्रभावित करने वाले या डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर है वो है वस्तु की प्राइस, यानी कि वस्तु की कीमत। और कीमत और मांग में आप संबंध देखेंगे तो प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, वस्तु का कम हो जाता है, और अगर प्राइस घट जाता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक क्वेश्चन ये आएगा कि मांग को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा होता है, तो आप विदाउट आंख नीचे ये टिक करेंगे, वस्तु की कीमत। ठीक, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया। फिर दूसरा, कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, तो हमने जस्ट अभी बताया आपको, अपोजिट संबंध होता है। यानी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, प्राइस जो है घटेगी, डिमांड बढ़ेगी, अपोजिट रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिमांड ऑफ यक्स इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस ऑफ यक्स। यानी अगर यक्स वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो यक्स वस्तु की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें रिलेशनशिप है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन क्लियर हुए, कीमत और मांग में संबंध कैसा होता है और यहाँ पर मांग क्या होती है। अब आगे देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो इनकी हम बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग मांग वक्र पर चलते हैं। तो किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर होते हैं। तो डिमांड ऑफ यक्स की जब हम बात करेंगे तो यक्स वस्तु की मांग की मात्रा को प्रभावित करने वाले कई कारक, जिसे हम लोग डिमांड फंक्शन कह रहे हैं। तो सबसे पहले उस वस्तु की प्राइस प्रभावित करेगी, यानी जिस वस्तु की मांग करने जा रहे हैं। व्यक्ति की आय प्रभावित करेगी, अदर कमोडिटी प्राइस भी प्रभावित करेगी, और व्यक्ति का जो टेस्ट एवं प्रेफरेंस है वो भी प्रभावित करेगा, और इसके बाद अन्य सारी चीजें क्या होंगी, प्रभावित करेंगी। तो जैसे हमने ये कहा कि प्राइस ऑफ यक्स, अगर यक्स वस्तु और एक्स वस्तु की कीमत और मांग में संबंध देखेंगे तो प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है,
प्राइस अगर घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, यानी यहाँ संबंध कैसा है, निगेटिव। दूसरा इनकम देखिए, अगर इनकम व्यक्ति की बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम अगर घटती है तो डिमांड क्या होती है, घट जाती है। यहाँ संबंध देखिए कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव संबंध है मांग और आय में। अदर कमोडिटी प्राइस में देखिए, अब यहाँ पर उन्हीं वस्तुओं की जरूरत पड़ रही है जिनको हम पहले पढ़ा चुके हैं। अदर कमोडिटी प्राइस का मतलब है या तो वस्तु स्थानापन्न हो सकती है या वस्तु कैसी हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री। जब एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो तो दूसरे वस्तु की मांग प्रभावित हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे स्थानापन्न वस्तु हमने आपको उदाहरण पिछले लेक्चर में दिया, चाय और कॉफी, दो बोथ आर डिफरेंट गुड्स। अब यहाँ पर एक वस्तु के प्राइस में वृद्धि होती है तो दूसरे वस्तु की डिमांड में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। और अगर एक वस्तु के प्राइस में कमी हो जा रही है तो दूसरे वस्तु के डिमांड में क्या हो जा रही है, कमी। यानी इस वाले वस्तु की कीमत, चाय की कीमत कॉफी के मांग को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। और कैसा संबंध है इन दोनों में, पॉजिटिव। फिर कॉम्प्लीमेंट्री में देखिए, जैसे आपका डीजल हो गया और आपका कार हो गई, तो अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड घटेगी, इसकी प्राइस घटेगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी यहाँ भी देखिए, इस डीजल की कीमत यानी कार के मांग को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो ये अलग वस्तु है और ये, यानी कि ये अलग वस्तु की कीमत है और ये अलग वस्तु की मांग है, तो ये इसकी कीमत इसकी मांग को प्रभावित कर दे रही। तो अदर कमोडिटी प्राइस भी वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी। फिर टेस्ट एवं प्रेफरेंस भी मांग को प्रभावित करेगा। अगर मान लो वस्तु की कीमत कुछ भी हो, बढ़े चाहे घटे, इनकम आपके पास होनी चाहिए, अदर कमोडिटी चाहे जो भी रखी हो, लेकिन यदि व्यक्ति को कोई वस्तु पसंद आ गई तब फिर वो क्या करता है, उस वस्तु की डिमांड कर लेता है, उसकी कीमत चाहे जो हो, बस उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो अब यहाँ पर ये कारक हैं मांग को प्रभावित करने वाले, और इनमें आपने संबंध को देखा। तो अदर कमोडिटी प्राइस में आप संबंध को देखेंगे तो यहाँ पर यानी स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में कीमत और मांग में पॉजिटिव, और यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं उसमें निगेटिव, ही हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो पीएक्स को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, यानी एक्स वस्तु की कीमत से, ये पीएक्स हो गया। वाई को रिप्रेजेंट करेंगे व्यक्ति की आय से, P0 को रिप्रेजेंट करेंगे अन्य वस्तुओं की कीमत से, अदर कमोडिटी प्राइस से। फिर इसके बाद T को रिप्रेजेंट करेंगे टेस्ट एवं प्रेफरेंस, यानी व्यक्ति की रुचि या अनधिमान। तो इससे जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, ये मांग को प्रभावित करने वाले कारक है। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा कारक करता है, प्राइस। तो हमें यही देखना है प्राइस और डिमांड में क्या संबंध होता है, और आगे फिर इसके बारे में अन्य संबंधों को देखेंगे। तो यहाँ पर इसी से लोच भी निकलेगा, इलास्टिसिटी भी। अगर प्राइस में कितना चेंज हो रहा है तो मांग में कितना चेंज होगा, इनकम में कितना चेंज हो रहा है तो मांग में कितना चेंज होगा, और अन्य वस्तुओं की कीमतों में कितना परिवर्तन हो रहा है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही कहलाएगा आगे चल करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम आगे बताएंगे फार्मूले के आधार पर, आप कंटिन्यू देखते रहिए, समझिए इसको। फिर अब हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं मांग के नियम की, कि मांग का नियम क्या कहता है। तो मांग का नियम देखिए, मांग का नियम ये बताता है, सामान्यतः इसका प्रतिपादन किसने किया, प्रोफेसर मार्शल ने किया। तो मार्शल जो है मांग के नियम का प्रतिपादन करते हैं, और पहली बार क्रमबद्ध तरीके से मांग वक्र का भी प्रतिपादन करते हैं, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध का मतलब है पहली बार सिस्टमैटिक तरीके से, जबकि इनके पहले भी मांग वक्र का प्रतिपादन प्रोफेसर वालरा ने किया था। और ये जो है एक बार आईएएस में पूछा गया था कि मांग वक्र का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, तो प्रोफेसर वालरा ने। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग वक्र का प्रतिपादन क्रमबद्ध तरीके से किसने किया, तो ये मार्शल ने किया। और एसएससी में पूछ लिया जाता है
कि मांग के नियम का प्रतिपादन किसने किया, मार्शल ने किया, या मांग वक्र किसने दिया, मार्शल ने। अब क्या है मांग का नियम, तो मांग का नियम सामान्यतः वो ये बताते हैं कि यदि व्यक्ति अन्य कारकों को स्थिर रखेगा, जैसे व्यक्ति की टेस्ट एवं प्रेफरेंस जो है कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं जब वो स्थिर रखेगा इनको, तो यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी, और कीमत में यदि कमी होती है तो मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि। यही है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। और कीमत और मांग में कैसा संबंध होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी ऋणात्मक संबंध होगा, ये नेगेटिव यहाँ पर संबंध होगा, ठीक। अब सबसे पहले कीमत और मांग के आधार पर मांग वक्र का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रोफेसर वालरा ने किया। हालांकि प्रोफेसर वालरा ने लंब अक्ष पर डिमांड को रिप्रेजेंट किया था, आधार अक्ष पर प्राइस को, यानी वालरा जो है वो यहाँ लंब अक्ष पर डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आधार अक्ष पर प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं माना गया था। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में अपोजिट रिलेशनशिप होता है और इन्होंने जो कर्व दिया वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। फिर इसी कर्व में परिवर्तन किसने किया, प्रोफेसर मार्शल ने, और मार्शल ने लंब अक्ष पर प्राइस को और आधार अक्ष पर डिमांड को रिप्रेजेंट किया। तो ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया कि लंब अक्ष पर मांग और आधार अक्ष पर कीमत को व्यक्त करने वाले मांग वक्र को किसने प्रतिपादित किया था, तो आप बताएंगे ये किसने प्रतिपादित किया है, ये प्रोफेसर वालरा का है। तो क्रमबद्ध तरीके से जो सामान्यता हम लोग यूज करेंगे वो किसने प्रतिपादित किया, तो उसका प्रतिपादित कर रहे हैं प्रोफेसर मार्शल। तो यहाँ समझिए ये प्रोफेसर मार्शल का है, ये वस्तु की प्राइस है और ये डिमांड है। अगर यानी कि मान लेते हैं वस्तु की प्राइस 8 रुपए है, तो मांग की मात्रा जो है 100 इकाई के बराबर कोई व्यक्ति कर रहा है, ये वाले पॉइंट पर है, संतुलन में इतना कीमत दे रहा है, इतनी डिमांड। अगर प्राइस वस्तु की घट जाती है और यानी 4 रुपए हो जाती है, मांग की मात्रा बढ़ करके 150 इकाई हो जाती है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है इसी को कहा जाता है मांग वक्र। तो इसको हम E1 पॉइंट डिनोट कर दे रहे हैं, या E2 पॉइंट डिनोट हो गया, और इसे हम D1 और D से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मांग वक्र। तो ये है डिमांड कर्व, और मार्शल बताते हैं इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और ये सदैव ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अब देखिए यानी कि यहाँ पर इसको हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी व्यक्ति ने इतना कीमत दिया, इतना मांग किया, यानी कि ये इतनी कीमत दे रहा है, इतना मांग कर रहा है, फिर कीमत में कमी हुई तो मांग की मात्रा में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। यही आपका क्या है, मांग वक्र। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींची गई ये मांग वक्र है। ये किसका मांग वक्र है, ये प्रोफेसर मार्शल का मांग वक्र है, और इसी मांग वक्र का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो जितने भी कर्व आप देखेंगे वो अर्थशास्त्र में यही मिलेंगे। आपको प्राइस को या इनकम को लंब अक्ष पर भी क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। तो मांग वक्र क्या होता है, आप इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि कीमत और मांग के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली रेखा ही क्या कहलाएगी, मांग वक्र कहलाएगी। ठीक, तो आपका एक आंसर क्लियर होगा। अब मांग वक्र का स्लोप कैसा होता है, तो ये नेगेटिव ढाल वाला होता है। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये यानी कैसा है, नेगेटिव ढाल वाला है। ठीक, अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और अगर प्राइस जो है बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। अब यहाँ पर दो चीजें आप और समझ लीजिए। मांग में यहाँ पर आप देखेंगे विस्तार क्या होता है, इसे अर्थशास्त्र में हम लोग कहेंगे प्रकर्षण क्या होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की बात किया गया। और फिर दूसरा आप देखिएगा मांग में संकुचन क्या होता है, या इसे कहा गया विकर्षण क्या होता है यहाँ पर, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड क्या है। तो ये दोनों को आप समझ लीजिए, ये दोनों टीजीटी पीजीटी और जो है एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर समझिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अब ये आसान है। जैसे यहाँ पर ये समझना है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में, थोड़ा सा हम इसको यहाँ हटा दे रहे हैं, आप समझिए,
यानी कि ये है, इसको हम dx इधर लिख रहे हैं और यहाँ px लिख रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो पहले 8 रुपये प्राइस थी, डिमांड 100 रुपये थी, अब कीमत घट के 4 रुपये हो गई है, मांग की मात्रा बढ़ के कितना हो गई 150। यानी व्यक्ति E1 पॉइंट से कहाँ आ गया E2 पॉइंट पर। और अगर वस्तु के कीमत में यानी वृद्धि हो जाती है 4 रुपये से बढ़ करके 8 रुपये, तो मांग की मात्रा 150 से घटकर कितनी हो जाती है 100। यानी व्यक्ति E2 पॉइंट से कहाँ पहुंच गया E1 पॉइंट पर। तो हम ये कह सकते हैं कि E1 पॉइंट से E2 पॉइंट पर जाना मांग में विस्तार कहलाता है। यानी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर कीमत में कमी, मांग में वृद्धि। यहाँ पर या दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं E2 पॉइंट से E1 पॉइंट पर आना मांग में विकर्षण या संकुचन कहलाता है। तो E1 पॉइंट से E2 पॉइंट पर जाना मांग में विस्तार और E2 पॉइंट से E1 पॉइंट पर पहुंचना मांग में संकुचन। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि विस्तार एवं संकुचन की स्थिति में मांग वक्र परिवर्तित होता है या नहीं, अपने पथ से शिफ्ट करता है या नहीं। तो देखिए ये इसका रूट है, E1 पॉइंट से E2 पॉइंट पर गया, E2 से E1 पर आया, अपने पथ से विवर्तित नहीं हो रहा, ना ही वो दाहिने तरफ जा रहा है ना ही बाएं तरफ आ रहा है। यानी कि विस्तार एवं संकुचन की स्थिति में या प्रकर्षण एवं विकर्षण की स्थिति में मांग वक्र अपने पथ से विचलित नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। यानी कि E2 से E1 पर जाना ये क्या है, मांग में संकुचन है। और यहाँ पर आप देखेंगे E1 से E2 पर जाना मांग में क्या कहलाएगा, विस्तार कहलाएगा। अब फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनेगा, तब फिर मांग में वृद्धि और ह्रास क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए। यानी कि ग्रोथ की बात किया गया और यहाँ पर यानी कि डिमिनिशिंग ह्रास की बात किया गया, डिक्रीजिंग की बात किया गया। तो इसी वाले यानी कि ग्राफ को थोड़ा सा इधर हम यानी शिफ्ट करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा जल्दी से, अब बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा समझने में, तो समझिए। जैसे अब इसके संबंध में कंडीशन कुछ चेंज है, ये वाले ग्राफ को हम थोड़ा सा हटा देते हैं। तो आप समझ लीजिएगा, ये थोड़ा देर के लिए मिटा रहे हैं, आप बना लीजिएगा दोबारा से इसको। तो यहाँ पर ये हमने खाली कर दिया। अब यहाँ पर वृद्धि और ह्रास का संबंध कुछ चीज़ों से है, आपको ध्यान रखना होगा। जब हम वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि मतलब ग्रोथ, और जब हम ह्रास की बात करेंगे मतलब कमी। लेकिन इन दोनों स्थितियों में अभी तक आपने देखा विस्तार एवं संकुचन में प्राइस में चेंज हो रहा है, इसके वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। लेकिन वृद्धि एवं ह्रास में कंडीशन ये है कि वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है। प्राइस के स्थिर होने पर यानी कीमत स्थिर होने पर, और इसमें क्या हो जा रहा है, अन्य कारक, अन्य कारकों के सम्मिलित होने पर कीमत स्थिर होने के बावजूद भी यदि वस्तु की मांग में वृद्धि होती है यानी मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग में वृद्धि, और यदि यानी कि मांग कम हो जाती है तो इसे मांग में ह्रास कहा जाता है। अब कैसे समझेंगे, इस वाले ग्राफ को आप देखेंगे और इसका आप जो है क्वेश्चन भी यहाँ से आएगा। तो वृद्धि एवं ह्रास इन दोनों की स्थितियों में मांग वक्र अपने पथ से विवर्तित होगा, यानी शिफ्ट होगा, विवर्तित हो जाएगा। और आप देखेंगे वृद्धि की स्थिति में ये जाएगा दाएं तरफ और ह्रास की स्थिति में ये आ जाएगा बाएं तरफ। तो ये भी क्वेश्चन आपसे टीजीटी, पीजीटी और यानी कि वनडे के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी तक ये देखिए, अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ये वाले को आप समझिए।